क्या सीमांचल की सियासत बदलेगी बिहार की सत्ता का पासा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास रैली, राहुल गांधी की वोटर यात्रा और ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक और जनता से पीके का कनेक्शन। बिहार की वो जमीन जहां से 2025 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सीमांचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमांचल दौरा, राहुल गांधी की एक्टिव राजनीति और ओवैसी की चुनावी एंट्री, सब कुछ एक तरफ और सीमांचल की 24 मुस्लिम बाहुल सीटें एक तरफ। तो क्या मोदी की विकास योजनाएं इस बार भी वोट में बदलेंगी या राहुल और ओवैसी का फैक्टर इस समीकरण को उलट देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में एक बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, 4 नई ट्रेनें, कोसी और मेची परियोजना, विक्रमशिला रेल लाइन और मखाना बोर्ड की स्थापना शामिल है। और सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से सीमांचल के साथ साथ कोसी और मिथिला क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। चुनावी तपिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा है, लेकिन इस सवाल से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब योजनाएं ऐसे वक्त में क्यों लाई गईं जब बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। सीमांचल यानी बिहार के 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, जहां पर 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। ये इलाका हमेशा से चुनाव में गेम चेंजर रहा है। 2020 के चुनाव में बीजेपी को यहां अप्रत्याशित लाभ मिला था। वजह थी ओवैसी की एंट्री, जिसने विपक्ष के वोटों को बिखेर दिया। शायद यही रीजन है कि हमेशा ओवैसी की बीजेपी की टीम बी करार उन्हें दिया जाता है, क्योंकि समीकरण बिगड़ने से बीजेपी को फायदा होता है और विपक्ष के वोट बिखर जाते हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4, एआईएमआईएम ने 5, कांग्रेस ने 5 और आरजेडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। इसके बाद दल बदल भी हो गया। एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटकर लालू की आरजेडी में चले गए थे। चलिए अब विपक्ष की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। इस बार राहुल गांधी ने सीमांचल को लेकर खास रणनीति अपनाई है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों कटिहार, पूर्णिया और अररिया की 8 सीटों को कवर किया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। राहुल की कोशिश है मुस्लिम, दलित, यादव समीकरण को एकजुट करना, जो पहले महागठबंधन की ताकत हुआ करते थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी के रहते मुस्लिम वोट दोबारा एकजुट हो पाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर उसने सभी को चौंका दिया था। उनकी रणनीति साफ है, मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपना आधार बनाना। लेकिन इस बार एआईएमआईएम को अकेला नहीं समझना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी तय है। एक नाम जिसे भूलना नहीं चाहिए वो है पीके, प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक। वो भी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और वो गठबंधन में नहीं है, स्वतंत्र चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने नए चेहरों और युवाओं पर जोर दिया है। इस साल पीके ही हैं जिन्होंने जनता के बीच सबसे पहले जाना शुरू करा और उसके बाद दूसरे दलों ने इसे शुरू किया। बिहार में 25 से 30 साल के कम से कम आयु के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगर पीके उन्हें सक्रिय रूप से जोड़ पाते हैं तो वो चुनाव के ढांचे में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि पीके का असली टारगेट महागठबंधन के वोटर हैं। सीमांचल में सिर्फ मुस्लिम वोट ही निर्णायक नहीं है, बल्कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी की भी रणनीति साफ है, इनको साधकर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा लेना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार विकास का कार्ड भी खेल रहे हैं। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली, मखाना उद्योग, सब कुछ एक लाइन में रखा गया है और विकास की धारा बहाने की बात भी की गई है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल की 24 सीटों पर है और यह साफ है कि बिहार की सत्ता का रास्ता अब यहीं से होकर जाएगा। तो क्या ओवैसी दोबारा विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगे या इस बार इंडी गठबंधन इन वोटों को वापस अपनी तरफ खींचने में सफल होगा? यही है चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती और इससे बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। सीमांचल का वोट
किस तरफ जाएगा, ये पूरे बिहार का भविष्य तय कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।